नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के बागावास। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ राजस्थान एकीकरण से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी, जिसमें 51 वो महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं जो ज़्यादातर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं या उनके आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? और सही जवाब है 15 मई 1949। मत्स्य संघ को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिलाया गया और ये 5वें चरण में हुआ था। दूसरा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जवाब बड़ा सरल है, 30 मार्च। तीसरा, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। दोस्तों, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जल्दबाजी में न पढ़े, प्रश्न को पूरा देखें। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? प्रथम और अंतिम, जो पहले थे वही लास्ट थे, और वो महाराज प्रमुख कौन थे? वो थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को ही सबसे पहले राज प्रमुख बनाया गया था, महाराज प्रमुख, और वही बाद में अंत तक रहे थे। तो यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, एक आएगा महाराज प्रमुख, एक आएगा राज प्रमुख। तो आप ध्यान रखें, महाराज प्रमुख एक थे जबकि राज प्रमुख ज़्यादा थे। उसके बाद जोधपुर के कौन से महाराजा अपने आप को अलग रखना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे? और वो थे हनुमंत सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। छठा सवाल, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? यानी भरतपुर और धौलपुर की जो जनता है वो राजस्थान में शामिल होना चाहती है या उत्तर प्रदेश में, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती है, इसका सर्वे करने के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति के गठन के आधार पर भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया था। इसके बाद शंकर राव देव समिति में कितने सदस्य थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है 3। शंकर राव देव समिति में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष स्वयं शंकर देव राव थे, और इसके अलावा 2 सदस्य थे, आर.के. सिद्धावा और प्रभुदयाल। आर.के. सिद्धावा और प्रभुदयाल। 8वां सवाल, कौन सी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? तो इसका जवाब है जोधपुर और टोंक। जोधपुर के महाराजा मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आ गए थे और वो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जबकि टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और वो भी धर्म के आधार पर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 9वां सवाल, एकीकरण से पहले संघ शासित प्रदेश कौन सा था? एकीकरण से पहले संघ शासित प्रदेश यानी कि चीफ कमिश्नर प्रदेश, और वो था अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। 10वां सवाल, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? आज जो वर्तमान हम राजस्थान देखते हैं, जो राजस्थान का नक्शा में दिखाई देता है, इसको राजस्थान नाम आधिकारिक रूप से कब दिया गया? और इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था। तो एकीकरण पूरा होने के बाद सभी संघों को आपस में मिला दिया गया और एक ही नाम दिया गया और वो नाम था राजस्थान। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जो रियासतों का विलय हो रहा था, तो हर रियासत के राजा को कुछ न कुछ समस्याएं थी, कुछ की अपनी अपनी मांगें थी। उन सभी मांगों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए या उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था रियासत विभाग। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। 5 जुलाई 1947। रियासती विभाग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रियासती विभाग का जो गठन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया, वो इसके अध्यक्ष थे। रियासती विभाग का सचिव कौन था? तो रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन थे। वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। इसके बाद 14वां सवाल, किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? किस राज्य ने
भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए? और इसका जवाब है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, और यह हस्ताक्षर हुए थे 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को। 15वां सवाल, उदयपुर संयुक्त राजस्थान में कब शामिल हुआ था? और वो तीसरा चरण था। तीसरे चरण की जो तारीख थी वो थी 18 अप्रैल 1948, यानी कि उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था। इसके बाद 16वां सवाल, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? यानी जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था, जो पहला संघ बनाया गया था, उस संघ का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? और वो नाम रखा गया था के.एम. मुंशी के कहने पर। के.एम. मुंशी के कहने पर। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे और कहाँ के थे? तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, और वो धौलपुर के थे। उदयभान सिंह धौलपुर के थे और वो राज प्रमुख थे। 18वां सवाल, एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय, सालाना आय कितनी थी? इनकम कितनी थी? ये अभी हाल ही परीक्षा में आया था प्रश्न। इसका जवाब है 184 लाख, यानी कि 1,84,00,000 यह सालाना आय थी किसकी? मत्स्य संघ की। उसके बाद 19वां सवाल, मत्स्य संघ को एकीकरण के 5वें चरण में किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को एकीकरण के 5वें चरण में किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? और ये सिफारिश थी शंकरराव देव समिति की। शंकरराव देव समिति के कहने पर मत्स्य संघ को 5वें चरण में मिलाया गया, संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया, और बाद में इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान पड़ा था। अगला सवाल, कौन से प्रदेश के वृहत राजस्थान में शामिल होने पर इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया? और इसका सही जवाब है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम संयुक्त वृहत राजस्थान के शामिल होने पर बना, यानी कि मत्स्य संघ जब वृहत राजस्थान में जुड़ा था तब इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रख दिया गया था। 21वां सवाल, संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया? यानी कि राजस्थान नाम संविधान में कब आया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? और वो संख्या थी 26। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल का पद किस नाम से जाना जाता था? 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता था? और उस पद का नाम था राज प्रमुख। राज प्रमुख। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो उस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। 25वां सवाल, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय गंगानगर किस रियासत के अधीन था? और उस रियासत का नाम था बीकानेर। इसके बाद 26वां सवाल, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 27वां सवाल, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? और ये कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। 28, एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? तो सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़ और सबसे छोटा था लावा। आप जानते हैं एकीकरण में कुल 3 ठिकाने सम्मिलित हुए थे, जिनमें एक था कुशलगढ़,
एक था लावा, इसके अलावा बच गया नीमराना। 29वां, अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का प्रदेश था? और जवाब है बी श्रेणी का। आपको पता होगा उस समय 3 श्रेणियां प्रचलित थी, ए, बी और सी, जिनमें से अजमेर मेरवाड़ा बी श्रेणी का प्रदेश था। सिरोही का विलय कितने चरणों में पूरा हुआ? सिरोही का विलय कितने चरणों में पूरा हुआ? और जवाब है 2 चरणों में। सिरोही का विलय 2 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण में आबू और दिलवाड़ा तहसील को शामिल नहीं किया गया था और वो चरण था छठा। इसके बाद 7वें चरण में आबू और दिलवाड़ा तहसील को भी सम्मिलित कर लिया गया था। राजस्थान के पहले चरण के संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के संघ की वार्षिक आय, पहला चरण जो पहला संघ था और वो था मत्स्य संघ, और उसकी वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए। दूसरे चरण के संघ की वार्षिक आय, और दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान की जो वार्षिक आय थी वो थी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए। तीसरे चरण के संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तीसरा चरण जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था, जिसमें उदयपुर शामिल हुआ था, और उसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 3016 करोड़ रुपए। 3016 करोड़ रुपए। इसके बाद अगला सवाल है 34वां, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का एक सम्मेलन हुआ था, और वो सम्मेलन किसने बुलाया था? वो सम्मेलन बुलाया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। 35वां सवाल, राजस्थान के राज प्रमुख पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया? राजस्थान के राज प्रमुख पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया? ये मैंने आपको अभी बताया था, 1 नवंबर 1956 को। 36वां सवाल, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें और ठिकाने शामिल हुए थे? कुल कितनी रियासतें और कितने ठिकाने राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुए थे? तो इसका जवाब है 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 37, मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना सम्मिलित हुआ? मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना सम्मिलित हुआ? तो इसका जवाब है नीमराना, क्योंकि ये अलवर जिले में पड़ता है। फिर कुशलगढ़ ठिकाना कौन से संघ का भाग बना? कुशलगढ़ ठिकाना कौन से संघ का भाग था या कौन से संघ में सम्मिलित हुआ? तो वो था पूर्वी राजस्थान संघ में, और ये दूसरा चरण था। पूर्वी राजस्थान दूसरा चरण। फिर लावा ठिकाना कौन से चरण में शामिल हुआ? तो लावा ठिकाना चौथे चरण में शामिल हुआ था, और ये पड़ता है जयपुर में। लावा ठिकाना चौथे चरण में आया था। तो आपको ठिकाने याद रखने हैं, नीमराना पहले चरण में, कुशलगढ़ दूसरे चरण में, और लावा चौथे चरण में। 40वां सवाल, एकीकरण के समय एकमात्र राजा जो अपाहिज थे, तो एकमात्र अपाहिज राजा वो थे उदयपुर के भूपाल सिंह जी। 41वां सवाल, एकीकरण के अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? एकीकरण में सबसे लास्ट में शामिल होने वाला क्षेत्र, शब्द पे गौर करें, क्षेत्र, तो क्षेत्र आएगा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। इसके बाद अगला, एकीकरण के अंतिम समय में सम्मिलित होने वाली रियासत, तो रियासत का उत्तर आएगा सिरोही। यहाँ ध्यान रखना है, अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र वो था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, और अंतिम समय में शामिल होने वाली रियासत वो थी सिरोही। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो वो बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ, क्योंकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस पूरे क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं, इसलिए वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद की स्थापना कौन से संविधान संशोधन में की गई? राज्यपाल पद की स्थापना कौन से संविधान संशोधन में की गई? तो ये याद रखें,
ये 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर एक तो राज्यों का ABC श्रेणी का जो वर्गीकरण था वो समाप्त कर दिया गया और राज्य प्रमुख पद को हटाकर इसकी जगह राज्यपाल पद की स्थापना की गई थी। अगला है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी, जिसमें सबसे कम जनसंख्या थी, क्षेत्रफल था, वो थी रियासत शाहपुरा। इसके बाद एकीकरण में शामिल सबसे पुरानी और सबसे नई रियासत कौन सी थी। सबसे पुरानी और सबसे नई रियासत, तो सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़। इसके बाद सर्वप्रथम शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी। सर्वप्रथम शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत टोंक थी और यह घोषित हुआ था 1901 में। टोंक में 1901 में शिकार एक्ट घोषित हुआ। इसके बाद डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, वो थी जयपुर 1904 में। जयपुर 1904 में। इसके बाद वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, और इसका जवाब है जोधपुर। और जोधपुर में यह कानून 1910 में बनाया गया था। 1910 में यह कानून बनाया गया। इसके बाद शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। जी हाँ, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, और वो थी डूंगरपुर। इसके बाद आज का हमारा वीडियो का लास्ट सवाल, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा कराने वाली रियासत कौन सी थी। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा कराने वाली रियासत कौन सी थी, और इसका सही जवाब है बीकानेर। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि बीकानेर ने उस समय सर्वाधिक 4,87,00,000 रुपए की धरोहर राशि जमा कराई थी। 4,87,00,000 रुपए की धरोहर राशि जमा कराई थी और वह रियासत थी बीकानेर रियासत। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 51 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो करीब करीब सभी बड़ी और छोटे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनकी दोबारा आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की हम और नई वीडियो लेकर के आते रहें, इसके लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।